वोट डालने पहुंची निर्मला सीतारमण। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा भार है इनके कंधों पर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर और बड़ी तारीफें भी इनको मिली हैं देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। ये देखिए, सादगी के साथ निर्मला सीतारमण ने अपना मतदान किया। ये तस्वीर है आपके सामने, ये देखिए जरा। और ये बड़ी अच्छी बात है, हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु में सभी लोग जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। सुरभि हमारे साथ है। सुरभि, आगे हम क्या आने वाला है वो भी दिखाने वाले हैं, समीर बताएंगे। लेकिन बेंगलुरु में ये जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अगर ये सभी लोग जो जिसको कहा जाए हुज एंड हुज ऑफ द इंडस्ट्री, अगर वो पहले वोट डाल रहे हैं तो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है, विच इज अ वेरी गुड साइन। बिल्कुल, और यहाँ पर पारा तो वैसे ही हाई हो जाता है, राजनीतिक पारा भी जिस तरीके से हाई है उसी के तहत इस वक्त सुबह सुबह हम देख रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर किस तरीके से लंबी कतार है। ये तस्वीरें दिखाने के साथ साथ दो महत्वपूर्ण बातें जिस तरीके से आप स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं निशांत और समीर, ये इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक में आज दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है, 14 सीटों पर चुनाव है। वहां आपको बता दूं 10 सीटों पर मौजूदा एमपी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब ये बदलती रणनीति का ही नतीजा है कि ये बड़ा फैसला लिया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि बीजेपी के जिस तरीके से सबसे बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाना तो है ही है, और उसी लिहाज से यहाँ पर प्रचार भी किया गया है। और उसी प्रचार के बलबूते मेरा ये सवाल होता है यहाँ पर लोगों से कि वो क्या सोच के मतदान कर रहे हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके से हम स्टूडियो में बैठकर राम मंदिर, हिंदुत्व, आर्टिकल 370 या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्या वो चुनावी मुद्दे हैं और क्या उन्हीं मुद्दों का फायदा यहाँ पर बीजेपी को होने वाला है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ की स्टूडियो में भी चर्चा पर रहा है। लेकिन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से मिली हार के बाद क्या इन मुद्दों से यहाँ पर दूरी बनाई गई है? क्योंकि बिल्कुल, इन तमाम मुद्दों का कितना असर पड़ेगा वोटर के जहन में क्या है जब वो वोट देने जा रहा है? प्रमोद जी, ये बताइए कि देश की अर्थव्यवस्था का जो की जिम्मेदारी जो है जिन कंधों पर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो वोट डालने पहुंची हैं, लेकिन इस बार इन चुनावों में मिशन 2047 पर आप लोगों की खास तवज्जो रही। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा आपकी पार्टी की तरफ से रखा गया है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, इसलिए आप नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में लाइए? असर करेगा? बिल्कुल करेगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री को, मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश की जनता देखना चाहती है। और दूसरी तरफ जैसे आपने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर ओपोजिशन से हम ये सवाल पूछें कि भाई आपका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है, तो जैसा कि आपने कहा कि हर साल एक प्रधानमंत्री बदलेगा क्योंकि उनके पास में प्रधानमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। तो नहीं, देश मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा, ये आपने कहा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ नहीं, किसी ने बीच में कहा भी था, चलिए कोई बात नहीं। अब मेरा ये कहने का मतलब है कि आज देश की जनता ये स्पष्ट चाहती है कि जिस तरह से एनडीए ने एक रोड मैप देश की जनता के सामने रखा है कि नीति, नियत और नेतृत्व, और ओपोजिशन को भी देश की जनता के सामने अपना पीएम कैंडिडेट रखना चाहिए था। हर्षद शर्मा जी, जल्दी से इस पर एक रिएक्शन। प्रमोद जी ने जिन बातों का जिक्र किया, ये एक बड़ा मुद्दा आप मानते हैं क्या? उस तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा, इस तरफ कौन, पता नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को मुद्दों का चुनाव नहीं बना के चलना चाहती है, वो इस चुनाव को भटका कर चलना चाहती है। कभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मिसकोट करते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बने। यार आप बताइए ना, आपने पिछले 10 साल में महंगाई के लिए क्या किया, बेरोजगारी के लिए क्या किया, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए क्या किया? 50 मुद्दे हैं जिससे देश की जनता त्रस्त है, लेकिन नहीं, हम अपने उसी एजेंडा पर रहेंगे। एक नफरत का एजेंडा, एक लोगों को विभाजन करके राजनीति करने का एजेंडा, और लेफ्ट राइट की सारी बात करेंगे। इस देश की जनता ने कई बार गठबंधन की सरकारें देखी है। पिछले जब यूपीए की सरकार थी 2004 से 2014 तक, तो क्या हर साल प्रधानमंत्री बदलता था? इस देश की जनता जब वोट देने जाती है भाई साहब, तो भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं की तरह नहीं कि जाते हैं और सोच कर जाते हैं कि बस हमें तो एक ही बटन देखना और उसको वोट करना है। उसका वो पूरा विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण ये है कि आज देश के मुद्दे क्या है। देश का मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो हमारा सोशल फैब्रिक देश का खराब हो गया है वो मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी की जो बातें हैं, जिस स्तर की वो बातें कर रहे हैं, कैसे वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मिसकोट कर रहे हैं, ये सारी चीजें लोग देखते हैं। आप अभी हम मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर। एक हमेशा सुर्खियों में रहने वाले अपने बयानों से, अपनी एक्टिंग से, प्रमोद जी आपके पास में आ रहा हूं, अभी बड़ा न्यूज फ्लो है सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे जवाब जरूर लूंगा। हमेशा अपने बयानों से, अपनी एक्टिंग से और बड़े तीखे बयानों से सुर्खियों में रहने वाले प्रकाश राज, उन्होंने अभी वोट डाला है, फिल्म स्टार हैं, ध्यान से देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, और क्या बोला उन्होंने ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए प्रकाश राज, ये अच्छा लग रहा है किस तरीके से बेंगलुरु में
और अलग अलग जगह लोग अपना निर्मला सीतारमण वोट डालने के बाद क्या कह रही हैं, आइए देखते हैं। In the last few days, at least, it's been about inheritance tax between. But what is top of mind for voters this election season? I think they want continuity, they want stability. People want India to progress, and they've seen last 10 years. Last 10 years is performance of this government is definitely in the minds of the people, and therefore I think that will be the one with which they've come to the booth. You can see the enthusiasm. Senior citizens in particular, I'm very grateful, have just come out of their homes and they are in long queues. They are not grudging. They are not saying, oh, it's taking too long. They are there. And some of them, I know the Election Commission, in fact, I'm grateful to the Election Commission. Election Commission has made a provision that they can vote from home. But despite that, inclusive of my parents, despite that, many senior citizens have chosen to come and be here, feel the pulse and cast their vote. I welcome that. I was also very happy to see a lot of one-time voters, the first-time voters, first-time voters who were here. I stood with them, had some pictures clicked. The enthusiasm among the senior citizens and enthusiasm among the young, the first-time voters, is very encouraging. पहले 3 शब्द बड़े मायने रखते हैं। उन्होंने कहा कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस। ये बात उन्होंने कही है और यही हम सुनना चाह रहे थे कि इस इलेक्शन में कितना कैंपेनिंग मोड चल रहा है विकास के ऊपर, या बात की जाए बेरोजगारी के ऊपर, अंडर डेवलपमेंट या डेवलपमेंट के ऊपर। लेकिन इलेक्शन कहां चला गया, अब आगे वाला जो बयान है वो भी सुनिए। आप टीवी 9 से खास बातचीत में बोले सुकांत मजूमदार, हिंदुओं को डराया और धमकाया जा रहा है। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। फर्स्ट फेज इलेक्शन जो था वैसे शांतिपूर्ण हुआ था। कूच बिहार में छोटे मोटे 2 घटना घटे थे। इस बार सेकंड फेज में क्या हो सकता है, ऐसा कुछ है? आप देखिए, अभी तो पता चलेगा क्या होगा। बाकी तो सही, अभी तक सही है। एक जगह में ईवीएम का नंबर नहीं मैच हो रहा है, ऐसा ही हमारे पास आया है। बाकी हर जगह में, देखिए कल रात में गंगानापुर में एक कार्यकर्ता जो एजेंट बैठेगा उसके घर में हमला हुआ था। आज सुबह वो बैठा, फिर भी एजेंट फॉर्म लेके वो अंदर बैठा। अभी तक ऑलमोस्ट पीसफुल है। 2-4 जगह पे, स्पेशली गंगानापुर, इटाहार में बहुत दिक्कत है क्योंकि हिंदूज वहाँ पे माइनॉरिटी है, तो उनको डराया धमकाया जा रहा है। वहाँ के जो विधायक है मुशर्रफ, वो मुशर्रफ के तरफ से और जो टीएमसी के लीडर्स है, लोकल लीडर्स है, उनके तरफ से हिंदुओं को डराया धमकाया जा रहा है कि वोट ना दें। पूर्व मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता का डेड बॉडी मिला है मोयना में अभी मुझे सुबह न्यूज़ मिला कि एक कार्यकर्ता का डेड बॉडी मिला है। इसका इंक्वायरी होना चाहिए कि क्या कारण है, और आगे समय से मतलब इसका इंक्वायरी अगर पुलिस ठीक से नहीं करती, हम कोर्ट जाएंगे, सीबीआई मांगेंगे। गौतम दास, सुकांतो मजूमदार को आपने सुना, और पश्चिम बंगाल की सियासत का अलग ही रंग नजर आता है। मजूमदार कह रहे हैं एन चुनावों के वक्त, वोटिंग के वक्त, कि जहां जहां हिंदू माइनॉरिटीज में हैं पश्चिम बंगाल में, उन्हें डराया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी का तो ये बोलना स्वाभाविक है, क्योंकि जितना ध्रुवीकरण कर पाएंगे उतना उनका सुविधा होगा, क्योंकि सुकांत मजूमदार का सीट इस बार थोड़ा फंसा हुआ है। अच्छा। वो बहुत ही ज़्यादा उसको दिक्कत में, उसको तगड़ा बहुत ही मुकाबला में है निश्चित तौर पे। तीनों सीट जो भाजपा जीते थे, आज जो चुनाव हो रहा है, ये तीनों में से उनका जो सीट है उसमें तृणमूल कांग्रेस बहुत ही एक कड़ा चुनौती दे रहा है। इसलिए शायद वो चाहता है कि उनका जो अपना कोर कॉन्स्टिट्यूंसी, कोर वोटर है, हिंदू मतदाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट दे, ताकि उसका सीट आसानी से निकल सकता है। बंगाल का जो चुनाव है, एक बात मानना पड़ेगा, छिटपुट घटना जरूर हुई है, लेकिन फर्स्ट फेज का जो चुनाव था वो मोटे दौर पे शांतिपूर्ण नहीं हुआ था। कुछ जगह पे हंगामा हुआ था, लेकिन जिसका बंगाल का जो कहा जाता है कि हर बार चुनाव में साथ साथ भारी हिंसा जो होते हैं, उतना नहीं है। आज अभी तक एक अच्छी बात है, लेकिन हिंसा का इतना ज्यादा खबर नहीं है। की हालत बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो उनके बयान से क्या ये समझा जाए कि डर के आगे जीत है, जिस तरीके से वो बता रहे